Good morning students, hope you all are doing good at your end. So in the last video we had discussed about banking services and insurance services. Now we are moving towards some other services like communication services and warehousing services. Let's start with the communication services. जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इसी तरीके से बिजनेस को भी ज़रूरत है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की. अपने लेटर्स इधर से उधर कम्युनिकेट होते हैं. डिपार्टमेंट के अंदर भी मींस हमसे कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है, तो अपनी बात को कम्युनिकेट करना पड़ता है. मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है. इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज. सो एक बिज़नेस में कैसे कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं. तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं आखिर कम्युनिकेशन होता क्या. हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ. सो दिस इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर to coordinate the activities of different departments or personnel. और जब हम एक दूसरे डिपार्टमेंट, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी. कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अगर आप कभी होटल वगैरह में गए हैं तो होटल में आपने देखा होगा कि रिसेप्शन के लिए आप 1 दबाइए, 7 दबाइए ऐसे बोलते थे, और प्रेस करने के बाद हम रिसेप्शन पे कनेक्ट हो जाते थे. तो ये इंटरनल है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है. ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है इंटरकॉम के थ्रू. इस तरीके से फ़ोन होते हैं इंटरकॉम जिन्हें बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल. जब हम एक दूसरे से बात मीन्स आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है. जैसे प्रिंसिपल सर हमें कुछ बोल रहे हैं, कोई हमारे बीच बात हो रही है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है. बट यही बात जब मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, दैट काउंट्स टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, राइट. इंटरनल कम्युनिकेशन में ये आप सीसीटीवी कैमरा हो गए, कंपनी मेल सर्विसेज हो गए, मैसेंजर सिस्टम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि इंटरकॉम फैसिलिटीज़ के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक्सटर्नल के अंदर हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरनेट. लाइक पोस्टल सर्विसेज भी आ सकते हैं इसमें, कुरियर है, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, ईमेल एट्सेट्रा. पोस्टल सर्विसेज की कई सर्विसेज जो है अभी आज आपके सिलेबस से जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरीके की सर्विस होती है, क्या क्या इसके अंदर हमें प्रोवाइड होता है. बेसिकली जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, दिस इज़ फर्स्टली फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनको बोला जाता है नेशनल पोस्टल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल. जब हम नेशनल लेवल पे डील करते हैं तो नेशनल सर्विसेज, और इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं तो इंटरनेशनल सर्विसेज. देयर आर 22 पोस्टल सर्कल्स एंड इट इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स. हम अपनी इम्पॉर्टेंट लेटर डाल रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, तो ये रिलायबल ही तो है, तभी तो डाल रहे हैं. एंड स्पीड पोस्ट फैसिलिटी, जो दो काफ़ी टाइम बाद आई, बट स्पीड पोस्ट है. आपको पता होगा स्पीड पोस्ट से क्या होता है, हम जल्दी से जल्दी अपनी पोस्ट को पहुंचा सकते हैं. पोस्टल सर्विसेज आज दो तरह की होती हैं. फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ देती है, मेल फैसिलिटीज़. फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जस्ट लाइक जैसे हमें बैंक वगैरह में प्रोवाइड होती है. हम बैंक में क्या करते हैं, अपना मनी डिपॉजिट करते हैं. इसी तरीके से हम कई तरीके की मनी रिलेटेड आइटम कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में. मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से. एंड मेल सर्विसेज, जिसमें हम सिंपल अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं और जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा लेटर पहुँच जाता है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ जो हम फाइनेंशियल सर्विसेज में देखते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा सबमिट करना, इसी को बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इसमें हम कभी भी कैसे भी करके हम अपना अमाउंट सबमिट कर सकते हैं. 7 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है. अगर आप चाहें तो 7-7.5 साल बाद अपना कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 7-7.5 साल से पहले आप कोई भी पैसा इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते. ये एक सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की. इसी तरीके से बहुत सारी सेविंग स्कीम्स होती है, बट फिलहाल के लिए को एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको PPF के बारे में बताया है. एक होता है किसान विकास पत्र. किसान विकास पत्र आपको सुनने में लग रहा होगा सिर्फ किसानों के लिए है, बट ऐसा नहीं है.
इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है, मीन्स मैं भी किसान विकास पत्र ले सकती हूँ, आप भी ले सकते हैं, और हो सकता है आपके दादा दादी ने भी कभी लिया होगा। बहुत पॉपुलर था, 8 या 9 सालों में शायद पैसा डबल हो जाता है, इस तरह की कोई स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी। अब ये बंद हो चुके हैं, बट इसमें जो पैसा होता था वो आपकी खेती में यूज़ होता था, इसलिए इसका जो नाम है वो किसान विकास पत्र है। दिस इज स्पेशली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर फार्मर्स और फार्मिंग। एंड नेक्स्ट वन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है ये एक सेविंग सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आप अपना पैसा कुछ सेव कर देते हो और गवर्नमेंट आपको रिटर्न में देती है कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगी, और उस टाइम बाद जाके आपको वो पैसा मिल जाएगा। इसे बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कुछ ऐसा दिखता है जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसमें आपका नाम वगैरह होता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट वन इज़ आरडी, जिसे हम अपने बैंक में पैसा सबमिट करते हैं, और हमारे कई तरीके के अकाउंट होते हैं। इसी तरीके से हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना अकाउंट सबमिट कर सकते हैं, अमाउंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपका आरडी है, आरडी का मतलब होता है रैकरिंग डिपॉजिट। रैकरिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मतलब ये होता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम पर सबमिट करते हैं। वो 10 रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है, 50 रुपये, 60 रुपये, बट वो फिक्स्ड होता है और आपको करना ही पड़ता है बार बार, इसलिए इसका नाम है रैकरिंग, ठीक है, जो रिकर होता है बार बार, रीअकर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट जिस तरीके से नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है आपके, वो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं। इसमें आप अपना पैसा कभी भी सबमिट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको हर महीने करना ही करना है। एक आपका आता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में वो डिपॉजिट जो दिस इज़ पर्टिकुलर फॉर टाइम पूरा होने के बाद आप ये डिपॉजिट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़, अगर आपने ओल्ड मूवीज़ देखी होंगी कभी, तो एक मनी ऑर्डर आया, आपका मनी ऑर्डर आया, आपका मनी ऑर्डर आया, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये मनी ऑर्डर फैसिलिटी है जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके रिडीम करके पैसा ले सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़। नाउ मेल फैसिलिटीज़, जिसमें आपकी जो लेटर्स वगैरह हैं वो पोस्ट होते हैं। उसमें मेन सर्विस है पार्सल सर्विसेज। आपके बड़े बड़े पार्सल्स आते हैं, गिफ्ट वगैरह आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ मीन्स अगर आप कोई पोस्ट आपने की तो आपको और ये चाहिए कि श्योरिटी कि मेरी जो पोस्ट है वो चली गई है, या आपको किसी को प्रूफ के तौर पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने मेल किया था आपको, उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। वो पोस्ट आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ या रजिस्टर्ड पोस्ट। इसमें आपका ये श्योरिटी है कि आपका आर्टिकल जो है वो पोस्ट हुआ है। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, बिजनेस पर्सन ज़रूर रजिस्टर पोस्ट कराते हैं ताकि आगे उनको फ्यूचर में जो है उनके पास प्रूफ हो कि हाँ पोस्ट हुआ है। जो भी लॉयर वगैरह होते हैं उनको कभी भी कोई लीगल नोटिस भेजना होता है तो सामने वाली पार्टी मना कर सकती है कि हमें नहीं मिला। इन केस वो नहीं मिलता है तो वो वापस रिटर्न हो जाता है, लेकिन आपके पास प्रूफ है कि आपने हाँ रजिस्ट्री पोस्ट की थी। नाउ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ फॉर पोस्टल आर्टिकल्स, जैसे आप पोस्ट करते हैं तो आपका कोई सामान खो ना जाए। जैसे हम शिप में सामान बेचते हैं तो हम इसका इंश्योरेंस करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शिप ख़राब हो जाए, कुछ उसके साथ हो जाए तो हमारा सामान भी ख़राब हो जाए और हमारे पैसे डूब जाए। इसी तरीके से हम पोस्टल आर्टिकल्स के लिए भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। ऐसी इंश्योरेंस फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा हम अलाइड फैसिलिटीज़ में देख सकते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। सबसे पहले हम ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हैं, ग्रीटिंग पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया पोस्ट मीन्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड जो होते हैं उन पर कई तरह की हम एडवर्टाइजमेंट छपवा सकते हैं। कभी आपने पोस्ट कार्ड देखा हो तो उसमें छोटी सी जगह पे हम कोई भी एडवर्टीज़मेंट डालना हो किसी कंपनी को तो ज़रूर डाल सकती है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अभी तक तो हमने बात की नेशनल लेवल की, बट अगर हम मुझे बाहर से किसी ने पैसा भेजना है और मेरे पास इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकता है। उसी के लिए क्या करना होता है, एक कोलैबोरेशन है वेस्टर्न यूनियन फैसिलिटीज़ का, वो जो है पोस्ट ऑफिस के साथ अटैच हो जाता है। और जिस भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो, वो आपको एक कोड सेंड करेंगे। उस कोड के थ्रू आप उस पोस्ट ऑफिस में जाएंगे जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन का कोलैबोरेशन है और वहाँ पे जाके आप कोड को रिडीम करवा के पैसा रिडीम कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए है और बहुत ही सेफेस्ट तरीका है। इस तरीके से आपने कई बार एडवर्टीज़मेंट ज़रूर देखा होगा वेस्टर्न यूनियन का। आज आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल कहाँ होता है।
नाउ इसके अलावा पासपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देते हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जाके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका जो है लिंक है, उसने पार्टनरशिप कर रखी है पोस्ट ऑफिस से, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी आधार कार्ड वगैरह भी जो है पोस्ट ऑफिस में बनने लगे हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए कि पोस्ट ऑफिस हमारे को बहुत सारी फैसिलिटी देता है। नाउ ई बिल मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली हम बिल की पेमेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हमें बिल की कोई भी पेमेंट करनी है, जैसे MTNL हो गया, बिजली का बिल हो गया, या किसी भी तरीके के बिल की पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इनका टाई अप होता है। खैर अब तो हम अपने फ़ोन वगैरह से बहुत आसानी से किसी भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, पर ये पुरानी बात है थोड़ी सी, लेकिन हम इनको भूल चुके हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी इस्तेमाल होती है। अगर आप कहीं पे भी, अभी आप देख लीजिए ना, अगर आप कोई अमेज़ॉन से या मिंत्रा से या कुछ भी कहीं से भी मंगाते हैं तो आता तो आपको पोस्ट के थ्रू ही है। नाउ टेलीकॉम सर्विसेज में सबसे पॉपुलर है आपका सेलुलर मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथों में इस वक्त है। रेडियो पेजिंग सर्विसेज ये पहले होती थी, इससे क्या होता था कि हम पेजर के थ्रू एक मैसेज भेज सकते थे सामने वाले बंदे को और सामने वाले बंदे तक वो मैसेज पहुंच जाता था। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, इसमें क्या होता है बेटा, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज के अंदर जैसे केबल तारे वगैरह पड़ी होती हैं आपको देखते, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन टेलीफोन जो घरों में अवेलेबल होता है या नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, वो इधर से उधर नहीं जा सकता, वो लैंडलाइन फ़ोन, उसके बारे में बात हो रही है। ये फिक्स्ड लैंडलाइन सर्विसेज भी है, केबल सर्विसेज भी है। यस एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं ये वही केबल सर्विसेज हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपके घरों में केबल लगे हुए हैं। इसी तरीके से कई केबल फैसिलिटी, इनको केबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तारों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ टेलीकॉम सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वीसैट सर्विसेज आपको पता ही होगा, सैटेलाइट है। वीसैट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, सैटेलाइट बेस्ड है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है टाटा स्काई वगैरह में लगा होता है और एक तरफ उनकी जो डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से सैटेलाइट के थ्रू उन्हें सिग्नल मिलते हैं, और इस तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है कंप्यूटर्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब चलता है। ये सब जो चल रहा है वो इसी सैटेलाइट्स की वजह से चल रहा है, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो हमारे इंडिया में, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, राइट। नेक्स्ट टेलीकॉम सर्विसेज में D2H डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम में हम टीवी वगैरह देखते ही हैं, डिश एंटीना, रिसीवर, डाउनलिंक, ये सब होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू होम। जैसे आपको पिक्स में दिखाई दे रहा है, केबल वगैरह के थ्रू, ये सब सैटेलाइट के थ्रू होता है जो हमें दिखता नहीं है। ये D2H एक सर्विसेज है, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होती है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों? बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम इस मार्केट को कैसे कवर करेंगे। इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था। प्लेस यूटिलिटी मतलब प्रोडक्शन कहीं पे भी हो रहा है, कंजम्पशन कहीं पे भी हो रहा है, तो उस जगह तक लेके आने को प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। और टाइम यूटिलिटी मीन्स सारे समय पूरे साल भर अवेलेबल है, टाइमली। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की वजह से ना टाइम से आपको मिल जाता है। अभी आपको कुछ चाहिए तो वो अभी चाहिए ना, मैं बोलूँ 10 साल बाद मिलेगा, देन यू विल गेट अपसेट ना। हेल्प्स इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कैसे हेल्प करता है ये? अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, अगर आपने प्रोडक्शन किया है, एक एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है, यहाँ से उठ ही नहीं रहा माल, तो मैं दूसरा जो माल है वो बना रही हूँ, वो कहाँ पे जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट में मतलब आपने अपना सामान भेज दिया, फिर दूसरा स्लॉटर है वो आ गया। अब लार्ज स्केल से क्या होता है कि लार्ज स्केल लेवल पे प्रोडक्शन होता है, तो पर यूनिट जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इज़ पॉसिबल, लेबर का जो डिवीज़न है और स्पेशलाइजेशन है वो पॉसिबल है। क्योंकि लेबर जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी है, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो वो आपके यहाँ पे भी आ सकती है। हेल्प इन स्टेबलाइजिंग प्राइजेस,
प्राइजेस स्टेबल रहते हैं। अगर आप डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की और वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो आपका जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, टाइमली आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट की वजह से कई लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है। जिसे आपको सामने दिख ही रहा है, फ्रेमिंग, साइडिंग, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, शिपिंग, ये सब लोग जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं और इनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वेयर हाउसिंग। ये तो टेलीकॉम की बात थी। वैसे अब आपके जो मेन है सिलेबस में वो यही है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पोस्टल सर्विसेज भी हैं, लेकिन कई चीज़ें रिमूव हो गई हैं आपके सिलेबस से, बट दो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट नो, दैट्स वाई आपको पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, याद करना है, मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। दिस इज़ फॉर योर स्पेशल नॉलेज ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे इंडिया में है तो हमें बिजनेस सर्विसेज में कैसे हेल्प करती है। वेयर हाउस तो पता ही है, जहाँ पे भी हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एंड एक्यूमुलेट करते हैं, उसे वेयर हाउस बोलते हैं। कितने तरीके के वेयर हाउस होते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब होता है, मीन्स मान लीजिए नेस्ले है, नेस्ले एक ब्रांड है, वो मैगी भी बनाता है, वो और भी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसने अपना ही वेयर हाउस खोल दिया, वो अपना सामान अपने वेयर हाउस में रखता है, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस, बिकॉज द लार्ज बिजनेस हाउसेज हैज़ देयर ओन स्टॉक। नाउ नेक्स्ट वन इज पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस का मतलब ये नहीं कि हम जाके रख लेंगे, हम पब्लिक का मतलब होता है कुछ एजेंसीज जो है इसको मैनेज करती हैं और कोई भी कंपनी इसमें अपना सामान स्टोर कर सकती है। ज़रूरी थोड़ी ना हर कंपनी इतनी बड़ी बड़ी हो कि वो अपना वेयर हाउस खुद बना ले। वेयर हाउस बनाना, उसको ओन करना, उसको मैनेज करना, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटर क्या होता है कि मान लीजिए हम सब ने मिलकर एक वेयर हाउस को लिया, उसे पब्लिक वेयर हाउस का नाम दे दिया, और कई कंपनीज आएंगी वो अपना सामान उसमें रखेंगी और हम उनके क्या थोड़ा सा फीस चार्ज करेंगे। सो अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ फीस वी प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस। सो इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, हमें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, देयर वर्किंग, और उस लाइसेंस को लेने के लिए हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे तब हमारा वेयर हाउस ओपन हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ ड्यूटी पे किया है, मीन्स इसके लिए हमने कुछ ड्यूटी पे की है और हम फीस चार्ज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। नेक्स्ट वन इज़ बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस जनरली यूज़ होते हैं कस्टम के लिए। अब कस्टम का माल किधर आता है, कस्टम का सामान आता है आपका शिप वगैरह के लिए, शिप से जो आता है सामान, तो कई बार क्या होता है इसमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को, कस्टम अथॉरिटी चेक करती हैं। अगर आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर पाते या कस्टम अथॉरिटी किसी वजह से चेक नहीं कर सकती है या कुछ भी डिले होता है, तो सामान तो शिप से उतारा ही जाएगा, तो वो कहीं रखा जाएगा, तो वो कहाँ रखा जाएगा, वो इन्हीं बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाएगा। जब आप अपनी फीस पे कर देंगे, जो भी आपके चार्जेस है कस्टम ड्यूटी के, देन आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप यहाँ से अपना सामान निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ओन्ड बाय डॉक अथॉरिटीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज़। कस्टम अथॉरिटीज़ इसे सुपरवाइज करती हैं। कौन इन्हें लाइसेंस देता है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। एंड टू स्टोर इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, और वो कस्टम ड्यूटीज़ को पेमेंट करने के नहीं करते हैं तो हम इन गुड्स को जो है बेटा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जैसे ही आप कस्टम ड्यूटी पे कर देंगे, लिखा है ना, देखो, वेयर हाउस कीपर कलेक्ट्स द कस्टम ड्यूटी। फिर जब आप कस्टम ड्यूटी पे कर देंगे, देन इम्पोर्टर व्हेन इट इज़ रिलीज्ड, तभी जो है रिलीज़ कर देंगे, इसको आपको दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल वो ये कि कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं होती है, तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उस वेयर हाउस का नाम क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउस, और वो आपको फिर एक रिसीट देगा, और जब आप पेमेंट कर दोगे, रिसीट दिखा दोगे, देन आपका जो सामान है आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वेयर हाउस विच इज़ ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट।
जैसे आपको दिख ही रहा होगा, गवर्नमेंट जो है अपने हमारे फार्मर से बहुत सारे गेहूँ, चावल, दाल वगैरह सब लेती है, तो कहीं तो इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे वेयर हाउस जो गवर्नमेंट ओन होते हैं, गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं अपने लिए, अपने पर्पस के लिए, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस। और ये सेंटर और स्टेट दोनों कोई भी ओन कर सकता है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, जो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पढ़ा था, ये वही है। अगर आप उसके अंतर्गत कोई भी वेयर हाउस इस्टेब्लिश करते हैं, उसे कोऑपरेटिव वेयर हाउस बोलते हैं। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एक्सेट्रा। क्या फंक्शन है वेयर हाउस का? सबसे पहले तो कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट कैसे करते हैं? हर जगह से सामान आया, प्लांट ए से आया, बी से आया और सी से आया, और इन सबको मिलजुल के कहाँ पे इकट्ठा कर दिया हमने? यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ वेयर हाउस। ब्रेकिंग द बल्क, ब्रेकिंग द बल्क मतलब आप क्या करोगे? अब आपने यहाँ पे इकट्ठा किया था ना सामान, ठीक है, अब सब कोई तो इतने हजारों टन का सामान लेके नहीं जाएगा, उसको थोड़े थोड़े कस्टमर्स को बांट दीजिए। ये कस्टमर आया, इसने बोला मुझे इतना चाहिए, दे दीजिए, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, तो थोड़ा थोड़ा इसको ब्रेक कर दिया। बल्क मतलब बल्क को ब्रेक कर देना। बल्क होता है बहुत सारे अमाउंट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। स्टॉक पिलिंग, स्टॉक पिलिंग का मतलब होता है कि कोई भी सरप्लस प्रोडक्ट्स है तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। जैसे चीनी है, चीनी सिर्फ 6 महीने बनती है, 6 महीने नहीं बनती है, तो 6 महीने तक तो स्टोर करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि साल भर तो यूज़ होती है। इसे बोलते हैं स्टॉक पाइलिंग, मीन्स स्टोरेज ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडिड सर्विसेज, जैसे वेयर हाउस का मेन काम तो ये होता है कि सामान को स्टोर करके रखना, लेकिन उसके अलावा भी कई सर्विसेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बोलेगी भाई मेरी पैकिंग अच्छी से कर देना जी, कर देंगे जी। लेबलिंग कर दीजिए, ग्रेडिंग कर दीजिए। लेबलिंग क्या होती है? आपने कभी प्रोडक्ट लिया होगा, उसके पीछे आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट वगैरह लिखे होते हैं, ये चीज़ें डली है इसमें, ये कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा है वैसा है, इसकी रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था, इंग्रेडिएंट कुछ भी लिखा होता है, उसे लेबलिंग बोलते हैं। और ग्रेडिंग क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे एक ही कंपनी रेड लेबल 10 तरीके की चाय पत्ती निकालती है, तो वो 10 तरीके की उसने क्या कर रखी है? ग्रेडिंग कर रखी है। किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी, किसी में कोई क्वालिटी। तो हमने क्या किया? कैटेगरी बांट दी। इसको कैटेगरी बांटने को बोलते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में ग्रेड कर दिया। ठीक है, ग्रेडिंग कर दी। सामने आपको दिख ही रहा है पिक्स में। प्राइस स्टेबलाइजेशन आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया वेयर हाउस क्या करते हैं? प्राइस को स्टेबल रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी डिमांड बढ़ती है तो कहीं ऐसा ना हमारा प्राइस बढ़ जाए, तो बेटर है कि हम अपने प्राइस को थोड़ा नीचे करके रखें। तो वेयर हाउस हमारे को प्राइस कम करने में मदद करता है, स्टेबलाइज, एक्चुअली कम नहीं, स्टेबलाइज करने में। फाइनेंसिंग, हमें कई समय के लिए फाइनेंस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, कस्टम वेयर हाउस में डाल दिया ना आपका सामान, आराम से जब पैसे हो तो दे दीजिएगा, तो उस समय के लिए तो आपको फाइनेंस में हेल्प मिल गई। ठीक है, या आप चाहो तो अपनी वेयर हाउस में आपका सामान रखा है तो उसको प्लेज भी कर सकते हैं। प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रख सकते हैं, और उस वेयर हाउस के सामान को गिरवी रख के, क्योंकि आपने वेयर हाउस में सामान जमा करा दिया, वो आपको रिसीट दे देगा। अब आपके पास प्रूफ है, आप लिए तो घूमेंगे नहीं कि मेरे पास गुड्स है, मुझे लोन दे दीजिए, लोन दे दीजिए। वो रिसीप्ट लेके आप अपने बैंक के पास जाओगे, बैंक अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन पे पैसा प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप वेयर हाउस से जो है फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस चैप्टर में जो मेन थे वो आपका वही था, एक तो बैंकिंग और एक इंश्योरेंस के एलिमेंट, और सभी तरीके का इंश्योरेंस, वेदर मरीन और फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सभी बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। लर्निंग आप अपनी अच्छी कर लीजिए, रीडिंग की हैबिट डालिए, और जितना आप अच्छे से रीड कर सकते हैं वो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि लिखने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो रीडिंग करिए, और इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।